नमस्ते। साल 2025 की दुनिया धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पुराने गठबंधन टूट रहे हैं और नए दुश्मन तैयार हो रहे हैं। एक तरफ भारत और इजराइल की साझेदारी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश भी हैं जो इस रिश्ते से बुरी तरह डर गए हैं, खासकर ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। ये तीनों मुल्क आज मिलकर एक ऐसे गुप्त गठबंधन को जन्म दे रहे हैं जिसका असली निशाना भारत और इजराइल है। यह कहानी केवल कूटनीति या बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर चल रही तैयारियों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से भी इसकी गूंज साफ साफ सुनाई देती है। सवाल यह है कि आखिर इन तीनों देशों को भारत और इजराइल से इतनी घबराहट क्यों है और इनके इस नए गठबंधन का आने वाले वक्त में क्या मतलब निकलेगा। तुर्की, जिसे कभी यूरोप के दरवाजे पर खड़े होने का गर्व था, आज इस्लामी दुनिया का नेतृत्व हथियाने के लिए बेचैन है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने बार बार कहा है कि तुर्की केवल एक देश नहीं बल्कि एक उम्मा का लीडर है। पिछले 10 साल में तुर्की ने अपनी सेना का बजट दोगुना कर दिया है और ड्रोन तकनीक में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसने अमेरिका और रूस दोनों को चौंका दिया। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 में तुर्की ने करीब 11 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम का था। यही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान को भी अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी बेच दी है जो सीधे सीधे भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान है जो इजराइल को नक्शे से मिटाने की कसम खा चुका है। उसका परमाणु कार्यक्रम लगातार बढ़ रहा है और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी कई बार दुनिया को चेताया कि ईरान बस न्यूक्लियर बम बनाने से एक कदम दूर है। आंकड़े साफ कहते हैं कि ईरान के पास आज इतनी यूरेनियम संवर्धन क्षमता है कि वह साल भर के भीतर 3 से 4 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। यह वही ईरान है जिसने गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को अरबों डॉलर की मदद दी। और अब अगर यही ईरान पाकिस्तान और तुर्की के साथ खड़ा हो गया तो सोचिए भारत और इजराइल के लिए इसका क्या मतलब होगा। और फिर आता है पाकिस्तान, भारत का जन्मजात दुश्मन। पाकिस्तान पहले कंगाली की हालत में है, लेकिन जब बात भारत को घेरने की आती है तो उसके लिए हर विदेशी मदद सोने के बराबर है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और तुर्की की एमआईटी के बीच पिछले कुछ साल में कई गुप्त समझौते हुए हैं। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि यूरोपियन थिंक टैंक की रिपोर्ट्स में दर्ज है। यहां तक कि 2023 में पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर गोल्डन एरो नाम का डिफेंस प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें एडवांस ड्रोन, साइबर वॉर और मीडिया प्रोपेगेंडा सब शामिल है। तो एक तरफ इजराइल और भारत जो तकनीक और साझेदारी के दम पर दुनिया में नई ताकत बना रहे हैं, और दूसरी तरफ तुर्की, ईरान और पाकिस्तान है जो अपने अपने फायदे के लिए एकजुट होकर इन दोनों को घेरने में लगे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि यह गठबंधन कितनी गहराई तक जा चुका है और दुनिया इससे कितना हिलेगी। सालों से यह कहा जाता रहा है कि इस्लामी दुनिया बिखरी हुई है, कोई एक लीडर नहीं है, हर देश अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन 2025 आते आते हालात तेजी से बदले हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल की कार्रवाइयों ने तुर्की और ईरान को एक मंच पर ला दिया। एर्दोगन ने खुलेआम कहा कि गाजा में हर शहीद हमारे खून का हिस्सा है, और ईरान ने उसी वक्त बयान दिया कि इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। इन दोनों बयानों ने पाकिस्तान की सरकार और सेना को वह मौका दिया जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक दुनिया का सैनिक ठेकेदार घोषित कर दिया, मानो वह इस गठबंधन का सैन्य बाजू हो। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में पाकिस्तान को तुर्की से करीब 4.7 अरब डॉलर की सैन्य तकनीक और हथियार मिले। इनमें से सबसे खतरनाक है बायरकटार ड्रोन, जिसकी मारक क्षमता इतनी है कि यह 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 1500 किलो तक बम ले जा सकता है। यही ड्रोन यूक्रेन युद्ध में रूस के टैंकों को तबाह कर चुका है। अब सोचिए अगर यही हथियार पाकिस्तान के हाथों में भारत की सीमा पर पहुंच जाए तो हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। ईरान का रोल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वह न केवल हथियार दे रहा है बल्कि विचारधारा और पैसा भी बहा रहा है।
खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को करीब $700 मिलियन की फंडिंग दी है ताकि शिया मिलिशिया और प्रोक्सी ग्रुप्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। यही नहीं, ईरान अपने परमाणु बम प्रोग्राम को तुर्की की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर यह साठगांठ सच हुई तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया एक नए इस्लामिक न्यूक्लियर क्लब का सामना कर सकती है। इधर तुर्की की नज़र केवल भारत और इजराइल पर नहीं है। एर्दोगन खुलेआम कह चुके हैं कि 21वीं सदी में उस्मानी सल्तनत का पुनर्जन्म होगा। यह बयान सिर्फ इतिहास की याद नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंडा है। गुप्त बैठकों में तुर्की के जनरल्स ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लैक क्रेसेंट नाम की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य है भारत और इजराइल को एक साथ 2 मोर्चों पर उलझा देना। इस योजना का पहला कदम है सोशल मीडिया और मीडिया वॉर। भारत और इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, फेक न्यूज बनाना और मुस्लिम युवाओं के बीच नफरत भड़काना। दूसरा कदम है छोटे छोटे आतंकी ग्रुप्स को हथियार और पैसा देना ताकि दोनों देशों को लगातार अस्थिर किया जा सके। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम है युद्ध की स्थिति में एक साथ हमला करना, पाकिस्तान भारत की सीमाओं पर और ईरान तुर्की मिलकर इजराइल पर। अब सोचिए, अगर यह तीनों देश एक साथ मैदान में उतरते हैं तो हालात क्या होंगे। आंकड़े बताते हैं कि इन तीनों की संयुक्त सेनाओं में 16 लाख से ज्यादा एक्टिव सोल्जर हैं और करीब 30 लाख रिजर्व फोर्सेज। इनके पास मिलाकर 3000 से ज्यादा टैंक, 2000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 1000 से ज्यादा ड्रोन हैं। यह संख्या अपने आप में भारत और इजराइल के लिए सिर दर्द बनने के लिए काफी है। लेकिन क्या संख्या ही युद्ध जीतती है? यह सवाल उतना ही बड़ा है जितना यह गठबंधन। भारत और इजराइल को यह खतरा पहले भांप गया था। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के आखिर से ही पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के बीच गुप्त मीटिंग शुरू हो गई थी। लेकिन मजे की बात यह रही कि इनकी हर एक मीटिंग का सुराग भारतीय रॉ और इजरायली मोसाद को पहले ही मिल गया। भारत ने चुपचाप अपनी सीमाओं पर तैनाती दुगनी कर दी। आंकड़े बताते हैं कि 2024 में भारत ने सिर्फ 11 महीनों में $7.2 अरब की डिफेंस डील साइन की। इसमें सबसे खतरनाक हथियार है S-400 मिसाइल सिस्टम, जो हवा में उड़ते पंछी को भी गिरा सकता है। इसके साथ भारत ने फ्रांस से राफेल जेट्स की नई खेप ली और रूस से हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर गुप्त बातचीत की। इधर इजराइल ने भी रफ्तार पकड़ ली। आयरन डोम सिस्टम को और अपग्रेड कर दिया गया ताकि एक साथ 1000 रॉकेट तक रोक सके। इतना ही नहीं, मोसाद ने पाकिस्तान और ईरान में अंदर तक घुसपैठ कर ली। खुफिया सूत्र कहते हैं कि कराची से लेकर तेहरान तक मोसाद के स्लीपर एजेंट मौजूद हैं, जो दुश्मन की हर चाल की खबर मिनटों में तेल अवीव और नई दिल्ली पहुंचा देते हैं। भारत और इजराइल की यह साझेदारी दुश्मनों के लिए जहर साबित हो रही है। इजराइल के वैज्ञानिक और भारत के IT इंजीनियर्स मिलकर नए किस्म के AI आधारित ड्रोन बना रहे हैं। ये ड्रोन सिर्फ गोली नहीं चलाते बल्कि दुश्मन की कम्युनिकेशन को हैक करके उसकी फौज को अंधा बना सकते हैं। लेकिन असली खेल यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये तीनों दुश्मन देश मिलकर हमला करते हैं तो भारत और इजराइल का जवाब एक साथ 2 फ्रंट्स पर होगा, यानी पाकिस्तान को सीमा पर तोड़ना और साथ ही तुर्की ईरान पर इजराइल को खुला हाथ देना। अब सवाल यही है कि अगर यह महायुद्ध हुआ तो नतीजा क्या होगा। इतिहास गवाह है कि संख्याओं से नहीं, तकनीक और हिम्मत से युद्ध जीते जाते हैं। पाकिस्तान के पास सैनिक भले ही हों, लेकिन उनकी हिम्मत 1971 और कारगिल की तरह टूटते देर नहीं लगेगी। तुर्की और ईरान की ताकत बड़ी जरूर है, पर इजराइल की तकनीक उनके सिर पर बिजली बनकर गिरेगी। 2025 की यह जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। यह जंग होगी विचारधारा की, आतंक बनाम लोकतंत्र, प्रोपगेंडा बनाम सच्चाई और झूठ बनाम टेक्नोलॉजी की। आंकड़े साफ कहते हैं कि भारत और इजराइल की संयुक्त GDP $5 ट्रिलियन से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान मिलकर भी उतनी ताकतवर अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते। इसका सीधा मतलब है कि लंबी जंग में टिकने की ताकत केवल भारत इजराइल के पास है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, अगर यह युद्ध छिड़ा तो यह सिर्फ एशिया या मिडिल ईस्ट तक नहीं रुकेगा। इसमें अमेरिका, रूस और चीन की एंट्री तय है और तब दुनिया का नक्शा उसी तरह बदल सकता है जैसे 1945 में बदला था। तो क्या 2025 वह साल होगा जब तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा?
या फिर भारत और इजराइल की ताकत ही दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी? जवाब समय देगा। लेकिन एक सवाल तय है, यह लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। और इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।